तो यहाँ पे बलूची लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसान ऑपरेशन है, क्योंकि एक उन्होंने पटरी उड़ा दी इसलिए ट्रेन तो वैसे डिरेल हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्या मांग है, तो उन्होंने 6 पेज की एक मांग अपनी भेजी हुई है कि बलूची लोग जैसे पाकिस्तान में है वैसे ईरान में भी है और वैसे वो अफगानिस्तान भी है, तो क्या ग्रेटर बलूचिस्तान बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और नवभारत में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में जो घटना हुई है वो है क्वेटा से पेशावर को जाने वाली एक रेलगाड़ी का अपहरण यानी हाईजैक किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है और वहां पर अभी भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। क्या है ये घटना, किस तरह का है ये संघर्ष और इसके परिणाम भारतीय उपखंड में किस तरह से हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो ये बलूचिस्तान की समस्या कब से शुरू है, क्या इनकी मांग है और क्यों लगातार इनके प्रयास चलते हैं कि हमें एक अलग जो देश है, अलग जो प्रांत है वो दिया जाए। देखिए, बलूचिस्तान तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 के अंदर और जब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बने तो उस समय भी जो बलूची लोग थे वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पाकिस्तान में आने के लिए फोर्स किया गया, क्योंकि उनकी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है, अपनी खुद की भाषा है, खुद का कल्चर है। और ये जो फिलहाल का जो पाकिस्तान है ये पंजाबी डोमिनेटेड है जी। तो ये पंजाबी जो मुस्लिम है उनके साथ इनका कोई भी मतलब ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ये हिली लोग है, बलूची अपनी खुद की लैंग्वेज है, खुद का कल्चर है, खुद का कुइसीन है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है कि जो बलूची लोग हैं वैसे देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोग्राफिकली एक प्रांत है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, यानी कि रॉ मटेरियल बहुत है, लेकिन इसका फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों के लिए कभी भी नहीं हुआ। इसका फ़ायदा पाकिस्तान इसे एक्सप्लॉइट करता है और उसका फ़ायदा बाकी के पाकिस्तानियों के लिए होता है, इनके लिए नहीं होता। और अभी जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से तैयार हुआ है तब से चाइना ने यहाँ पे $60 बिलियन इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें उन्होंने एक रोड बनाई है जिसे सीपेक कॉरिडोर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तकरीबन 4,500 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रास्ता है, साथ कुछ जगह पे रेलवे लाइन है वगैरह। तो इसमें से 2/3 जो है ये बलूचिस्तान से जाता है, बाकी का 1/3 ये जाता है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से जाता है चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में। तो जब से चाइना ने ये सीपेक कॉरिडोर शुरू किया है तो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स है बलूचिस्तान में, इसका जो व्याप्ति है ये काफ़ी बड़ा हुआ है। मतलब बहुत संख्या में वहाँ पे चाइना मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कर रहा है और ये डिस्ट्रक्टिव मेथड से कर रहा है। उनकी इकोलॉजी जो है ये डिस्टर्ब हो रही है और इसके लिए जितने भी लोग आते हैं ये सब बाहर से चाइना से आते हैं। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट अगर बलूचिस्तान में हो तो वहाँ पे काम करने के लिए बलूचिस्तान के लोग होने चाहिए, उससे जो इनकम मिलता है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, जिससे बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें मदद मिलनी चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार की होती है, एग्रीकल्चर ठीक हो, उनका रास्ते ठीक हो, उनका रहने का ये ठीक हो, एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़े। तो ये इतना एक्सट्रैक्शन होने के बावजूद इसका फ़ायदा बलूचिस्तान के लिए 2% या 3% भी नहीं होता। ज़्यादा फ़ायदा चाइना उठाता है और बाकी का बचा हुआ फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है। तो ये इसके खिलाफ इसलिए ये लोग हैं। और अगर आप बलूचिस्तान का इतिहास देखें तो पिछले समझ लीजिए इतने सालों के अंदर 3 बार बलूची लोगों ने उठाव किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है, लेकिन तीनों बार उसको पाकिस्तानी आर्मी ने उसको बहुत क्रूअली हैंडल करके उसको दबा दिया है। लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से जो चल रहा है इसमें ये नज़र आ रहा है कि लेवल ऑफ वायलेंस बढ़ रही है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, अभी बलूचिस्तान का आम आदमी बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ नहीं है। इनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, क्योंकि क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ रही है, उनके युवकों को तुरुंग में डाल रही है। आज देयर आर थाउजेंड्स जो लोग हैं बलूची युवक है कि जो उनको प्रिजन में डाला हुआ है और उसमें से हंड्रेड्स है कि जो कायम के मिसिंग है, कि एक युवक को उठाया किसी गांव से और उसके बाद वो कभी भी नहीं मिला है। पाकिस्तानी आर्मी कहीं आ जाती है, किसी को पकड़ लेती है, किसी को हो जाती है। और जो कुछ अलग अलग अभी बलूची ग्रुप्स तैयार हुए हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी है ये पिछले 8-9 साल से काफ़ी बड़ी है
और 2024 अगर आप देखें तो इसमें हिंसाचार ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। हिंसाचार मतलब ये क्या करते हैं, ये केवल पाकिस्तानी सैन्य के ऊपर हमला करते हैं। पाकिस्तान के जो अर्धसैनिक दल है जिसे फ्रंटियर कोर बोला जाता है, इनके ऊपर हमला करते हैं। और जो चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट के लिए आते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। मतलब ये आम लोगों को कुछ नहीं करते। और अभी अभी उन्होंने जो पाकिस्तानी पंजाबी है इनके ऊपर भी हमले करने शुरू किए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पंजाबी है जो उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। तो और जब इनके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी जब ऑपरेशन करती है, जिसे आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बोल सकते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत क्रूरता से उनसे डील करती है। मतलब अगर आप इंडियन आर्मी के ऑपरेशन देखें, या तो नॉर्थ ईस्ट वाले या कश्मीर वाले, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी केवल स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके दहशतवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है, क्योंकि उद्देश्य होता है दहशतवादियों को मारना, ना कि जो आजू बाजू के लोग हैं उनको मारना। अगर आप एरिया वेपन यूज करना शुरू करें कि जब जहाँ पे पूरा एरिया का नुकसान होता है, तो जिसमें कोलैटरल डैमेज जो है ये काफी ज्यादा होता है। तो अभी पाकिस्तान आर्मी क्या करिए, हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल करिए। अरे एक दहशतवादी, एक समझ लीजिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मारा गया, लेकिन 10-12 जो साइड में थे वो भी मारे जाते, क्योंकि वो एक्यूरेट वेपन नहीं होता। एयरफोर्स का वेपन इस्तेमाल करिए, एयरफोर्स भी ऑलमोस्ट एरिया वेपन्स होते हैं। आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करें, तोपखाना ये एरियल वेपन होता है। उसमें अगर आप उनकी ये देखें तो बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। ये अगर आप एक SATP नाम का न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल डेटा मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और जो सीरियसली इंजर्ड होते हैं वो उससे 4 गुना ज़्यादा होते हैं। तो हिंसाचार बहुत ही बढ़ा हुआ है, जिससे नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को तो होता ही है, लेकिन बलूचिस्तान लोगों को भी हो रहा है। और जिससे और जो अभी के जो हालात है, इसके अंदर पाकिस्तान ने जब ट्रेन सर्विस शुरू करने की कोशिश की, तो ये ट्रेन के ऊपर जब से वो टनल के बाहर से आ रही थी, वहाँ पे हमला किया गया और लोगों को पकड़ा गया। और इसमें उन्होंने जो बाकी के जो लोग थे उनको छोड़ दिया, सिर्फ जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो अर्धसैनिक दल के लोग हैं, फ्रंटियर कोर वगैरह के, उनको पकड़ के रखा हुआ है, जिसको उन्होंने बंधक बनाया है, जिसके खिलाफ अभी पाकिस्तानी आर्मी बोलती है हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये माउंटेनस एरिया है, टनल के बाहर ही ऑपरेशन हो रहा है। इस इलाके में पाकिस्तान आर्मी को आने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को तो डाला है, लेकिन जिस प्रकार से बंधक बने हुए हैं, तो उनको ऊपर हमला करके उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आजू बाजू के जो डोंगर है, इसके ऊपर ये बलूची बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जो प्रांत है, एक तो ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में, कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का ट्रेन पर, ये गाड़ी पर अटैक की कोशिश हुई। इससे पहले भी सुसाइड बॉम्बिंग हुआ जिस तरह से, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी ही हाईजैक कर लेना, ये शायद इस तरह की पहली घटना पाकिस्तान में है। अब कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन करना, क्योंकि 450 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से जो नागरिक थे कुछ वहां के, उनको छोड़ दिया गया है। जैसे आप बता रहे हैं कि अर्धसैनिक बल हो या पाकिस्तान की सेना के जो लोग हैं, उनको शायद वहां पर बंधक बना के रखा है। क्या कुछ मांगे रख सकते हैं ये? और इस तरह के ऑपरेशन में रेस्क्यू करना, सारे जो आतंकी है उनको खत्म करना, ये कितना मुश्किल होता है? देखिए, जब तक इस ट्रेन को हाईजैक करना है, ये वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी वैसे आसान ऑपरेशन है, इन द सेंस कि ट्रेन को आने के लिए केवल एक ही ट्रैक होता है जी। वो ट्रैक को उड़ा दे तो ट्रेन आगे जा नहीं सकती, कंपेयर टू रोड्स, कि एक रोड अगर आपने वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया तो अल्टरनेट रोड्स हो सकते हैं। ट्रेन में ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे एक ही ट्रैक है, और माउंटेन्स एरिया तो इसलिए दूसरा ट्रैक है ही नहीं, 1 वे ट्रैक सब चलता है। तो यहाँ पे बलूची लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी आसान ऑपरेशन है, क्योंकि एक उन्होंने पटरी उड़ा दी, इसलिए ट्रेन तो वैसे डीरेल हो गई, और उसके बाद ट्रेन को मतलब ट्रेन के साथ जो लोग हैं, 5-6 लोग जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मार दिया। और जो आजू बाजू के जो माउंटेन रेंजेस है, इसके ऊपर ये अपने हथियारों के साथ बैठे हुए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए ऑपरेशन कंपेरेटिवली काफ़ी सिंपल था, क्योंकि माउंटेनस एरिया में वहाँ पे कोई मतलब उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई था ही नहीं। लेकिन जब तक सवाल है पाकिस्तानी आर्मी का जो ऑपरेशन है, उनके लिए अभी क्या करना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस तो ड्रॉप किए हुए हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस क्या कर सकते हैं, जब तक जो बलूची माउंटेन टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक उनको मारा ना जाए, उनको न्यूट्रलाइज ना किया जाए, तब तक
ट्रेन के ऊपर हमला करके बंदूकों को छुड़ाना ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अभी माना जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी गनशिप का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि गनशिप तुरंत आ सकते हैं। अपने हेलीकॉप्टर गनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके सिवाय शायद वो एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये देखना चाहिए कि इसी माउंटेनस एरिया में जहाँ पे ये बलूची बैठे हैं, वहाँ पे बाकी सारे बलूची लोग रहते भी हैं। मतलब कोई एक छोटा सा गांव होगा, छोटी सी बस्ती होगी। तो अभी इस प्रकार के हमले में उनका नुकसान तो होना ही है, क्योंकि अगर आप एक एयरफोर्स का मिसाइल फायर करेंगे तो नुकसान, जिससे आक्रोश बढ़ भी सकता है, तो ये नुकसान बढ़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेशन होगा, इसमें कोलैटरल डैमेज, यानी कि जो निरपराध लोग हैं उनको काफ़ी संख्या में वो मारे जा सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो भावना पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पहले ही 100% उनके खिलाफ है, वो और बढ़ेगी। तो एक बात हो गई। तो इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकते हैं। और उसके बाद जब ये पूरा रिच क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर वो जो SSG के स्पेशल ग्रुप्स है वो जाके जो ट्रेन के अंदर जो बलूची वाले लोग होंगे 35, 30, 40 जो भी उनकी संख्या है, उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के हालात में उन्होंने पहले ही बोला है कि अगर आप आएंगे तो हम इनको मार देंगे। 150 के आसपास इनकी संख्या है। और ये सभी पाकिस्तानी आर्मी और अर्धसैनिक दलों के लोग हैं, और कुछ वहाँ पे काम करने वाले पंजाबी लोग भी हैं। तो ये एक काफ़ी डेलिकेट ऑपरेशन होगा, इसमें नुकसान भी होगा। और जब तक सवाल है इनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्या मांग है, तो उन्होंने 6 पेज की एक मांग अपनी भेजी हुई है। कि मांग सीधी सिंपल है। एक तो है कि जो हजारों बलूची युवक जो यहाँ पे है उनको पहले छोड़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, ये सब झूठे खटले हैं, वो बंद होने चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, जो बलूचिस्तान से जो ये होता है, मतलब मिनरल एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा उनको मिलना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक मांग लोगों को मिले हैं, जो कि बिल्कुल सही है और ये होना ही चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए पाकिस्तान हाँ बोलेगी? क्या ये उनको बलूची जो लोग हैं उनको छोड़ेगी? ये तो अभी अब देखना ही पड़ेगा कि कैसे ये कार्रवाई चलती है। लेकिन इनकी मांगे तो बहुत ही जस्ट है। वो कुछ और तो अभी मतलब उन्होंने हमें अलग देश करो इस प्रकार की मांग तो कोई सामने आई नहीं है, एटलीस्ट मैंने देखी नहीं है। लेकिन उनकी मांगे जो है कि अभी जो हिंसाचार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के अर्धसैनिक दल फ्रंटियर कोर जो बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं वो रोकना चाहिए, ये इनकी मांग है। और दूसरा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसका जो फायदा है वो उनको होना चाहिए। बाकी बहुत सारी मांगे हैं, बट ये 2-3 जो मांगे प्रमुख मांगे हैं वो ये है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने ये माननी चाहिए, ऐसे क्या बात है कि ऐसे कोई खराब मांगे तो नहीं है कि जिससे पाकिस्तान टूटेगा। तो देखते हैं क्या होता है। एक जियोपॉलिटिकल अगर सीन हम देखते हैं तो 2 बड़े युद्ध तो चल रहे हैं, जिसको सारा मतलब पिछले 3-4 साल से बड़ा अनरेस्ट जिसे कहा जा सकता है वो है वैश्विक स्तर पर। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप आना और अमेरिका में उन्होंने जिस तरह से बदलाव लाने शुरू किए हैं वो, और ऐसी स्थिति में जहां चीन का भी आर्थिक हित संबंध है, आर्थिक उनकी कुछ चीजें हैं, ऐसा ये इलाका है जहां ये वारदात हुई, ये घटना हुई है। कैसे देखते हैं आप कि पूरे विश्व का ध्यान बटोरने के लिए ये किया गया, किस तरह से कि हमारी भी कुछ लड़ाई है इस? देखिए, जब तक सवाल बलूची वायलेंस का ये काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन ये जो घटना ट्रेन हाईजैक है ये पहली बार हो रही है और ये काफ़ी बड़ी घटना है। तो वर्ल्ड मीडिया और जो बड़े देश है इनका ध्यान इसकी तरफ पक्का जाएगा, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। और अभी जब हम बड़े देश बोलते हैं तो हम अभी किसकी तरफ, किस देशों का ध्यान चाहते हैं उसकी तरफ जाना के लिए? एक तो अमेरिका है, दूसरा यूरोप के देश यानी कि यूरोपियन यूनियन है, तीसरा रशिया, चाइना, इस प्रकार के देश आप बोल सकते हैं, या यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलेगी कि भैया लोगों को मारो मत वगैरह वगैरह। तो ये एक वर्ल्ड इवेंट हुआ है, इस पे बारे में कोई डाउट ही नहीं है। तो टू सम एक्सटेंट ये उनका एक मतलब जो बलूची प्रॉब्लम जो कोई भी देख नहीं रहा था उसके तरफ सबका अभी ध्यान जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है इस समय, 2 तो बड़े युद्ध चल रहे हैं और बाकी 50-60 युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए युद्ध ये जब होता है तो लोग वहाँ पे देखने के लिए तैयार नहीं होते, पर जब इस प्रकार का इवेंट होता है तो ये जरूर चीज़ लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है और ये लाइमलाइट में आ जाता है। और इसके सिवाय बलूची जो लोग हैं
काफ़ी सारे यूरोप में है, काफ़ी सारे अमेरिका में है, काफ़ी सारे कनाडा में है, काफ़ी सारे इतर देशों में है, और वो वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मतलब देते रहते लोगों को। उनके वेबसाइट्स है, उनके यूट्यूब के चैनल है, उनका न्यूज़पेपर है, बलूचिस्तान वॉइस ऑफ बलूचिस्तान नाम का उनका एक यूट्यूब चैनल है। तो जहाँ पे जो भी अत्याचार बलूची लोगों के ऊपर हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। कितने लोग मिसिंग हो गए हैं, कितने ये हो गए हैं। और तो ये इसलिए ये नहीं है कि जो फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो कितने ग्रेव है ये मतलब इसकी ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल देने के लिए कि आज समझ लीजिए हमास के पास इजराइल के कितने बंधक है, तो माना जाता है कि समझ लीजिए 75 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे देखा जाए तो उससे ज़्यादा है। ठीक है ना, ग्रेविटी की तरफ से आप देखा जाए तो अगर आप देखेंगे कि इजराइल मतलब जो वायलेंस चल रहा है यूक्रेन में हो या इसमें हो, उसके तुलना में यहाँ पे वायलेंस काफ़ी बड़ा चल रहा है। बट उसको जो बड़े देशों ने उसकी तरफ देखना था वो नहीं हो रहा है। तब ये बलूची ये भी सोचते हैं कि शायद मतलब इसलिए कि चाइना इसमें अटका हुआ है, इसलिए कि तो शायद ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका का नंबर 1 शत्रु ये चाइना है, और अमेरिका की जो लड़ाई है अल्टीमेटली ये चाइना के खिलाफ है। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का काम चल रहा है, अभी इसके ऊपर बातचीत करना ये अलग ही विषय होगा। लेकिन अभी तक जो ट्रीटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई है वो केवल मित्रों को दी है, शत्रुओं को नहीं दी हुई है। मतलब अमेरिका का मित्र होना ये ज्यादा खतरनाक हो गया है, शत्रु होना खतरनाक नहीं है। तो इसलिए क्या अमेरिका इसको नोटिस करेगा? क्या अमेरिका चीन को वहाँ पे अटकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अमेरिका ने रशिया को अटकाया था समझ लीजिए अफगानिस्तान के अंदर, और रशिया का तो वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब आज देना आसान नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल मैवरिक काइंड के लीडरशिप है, वो क्या करते पता नहीं है। लेकिन आज का जो उनका हाल है कि उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित है अमेरिका के ऊपर, और बाकी के अगर वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो सोचते हैं कि इसका अमेरिका के लिए क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा है? तो वो फ़ायदा तो है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। चीन को अब उनकी ये कम कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये प्रॉब्लम अभी लाइमलाइट में आया हुआ है और बाकी लोग देखेंगे, तो ये अच्छी बात है। और उनके ऊपर जो अत्याचार है अगर वो कम हो जाए, ह्यूमन राइट्स एक्सेस जो है वो कम हो जाए, जो मिसिंग युवक है वो मिल जाए, इनकी थोड़ी जो अवस्था ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाए, या बलूचिस्तान के जो फिशरमैन हैं इनको फिशिंग के लिए अलाउड नहीं है वो ठीक हो जाए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। कम से कम ह्यूमन राइट्स जो बलूची लोगों के है उसके ऊपर तो ध्यान पूरी दुनिया का जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। और पाकिस्तानी सेना को कंट्रोल करना चाहिए कि जैसे अगर समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की मदद पूरी रोक के यूक्रेन को बोल रहे हैं कि अभी आप चुपचाप से मतलब ये करो, रशिया के साथ युद्ध विराम करो, तो क्या वो इसी प्रकार का युद्ध विराम करने के लिए पाकिस्तानी सेना को ये कर सकते हैं कि हम आपकी पूरी मदद रोक लेंगे, हम आपको IMF से मदद नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था केवल IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर निर्धारित है, दोनों के ऊपर USA का कंट्रोल काफ़ी है। तो मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचे तो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर डाल के, IMF का प्रेशर डाल के पाकिस्तान आर्मी को बोलो ये रोको और बलूची लोगों के साथ बातचीत करो, जिससे जिस प्रकार की बातचीत इजराइल और हमास में हो रही है, जिस प्रकार की बातचीत शायद रशिया और यूक्रेन में होगी, वैसे हो जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, जिससे बलूची लोगों का फ़ायदा होगा। तो क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सिचुएशन अभी काफ़ी वोलेटाइल है, देखते क्या होगा। और इसमें एक एंगल जो और साथ में ऐड होना चाहिए वो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है और जो अफगानिस्तान से काम करता है, क्योंकि बलूची लोग जैसे पाकिस्तान में है वैसे ईरान में भी है और वैसे वो अफगानिस्तान में है। तो क्या ग्रेटर बलूचिस्तान बन सकता है, भविष्य बताएगा। क्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, क्या वो वहाँ पे मिलेंगे, ये भविष्य ही बता सकता है। और क्या इससे पाकिस्तान के 2 या 3 और टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सारी गड़बड़ हो रही है, हमें इस सब परिस्थिति के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और इसमें पाकिस्तान उल्टा काम करके
अपने लोगों का जो ध्यान है बलूचिस्तान के प्रॉब्लम से निकल के और कहीं ले जाने के लिए भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि पाकिस्तान अभी दहशतवाद जो है बॉम्ब फोटो का वो नहीं कर रहा है, वो ड्रग्स बड़ी संख्या में भेज रहा है और 280 से ज़्यादा ड्रोन पंजाब में 2024 में गए थे और 30,000 करोड़ का ड्रग्स हमने अरबी समुद्र में पकड़े हुए हैं। तो आजकल वो जो दहशतवाद है वो अफगान या चरस का दहशतवाद या नार्को टेररिज्म है, वो जो फेक इंडियन करेंसी यहाँ पे बेचते हैं, सैबोटाज करते रहते हैं। तो पाकिस्तान अपने लोगों का ध्यान अंदर वाली समस्या से निकाल के भारत के ऊपर केंद्रित करने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे काम कर सकता है। तो उनकी जो युद्ध नीति है, उनके जो अलग अलग टैक्टिक्स है, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और उसके खिलाफ काउंटर कार्रवाई करने के लिए हमने तैयार रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समस्या को लेकर आपने जो बात कही, यानी कि आप देख रहे हो कि घटना हुई है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की मांग है, ट्रेन का अपहरण हुआ है, लेकिन उसका असर भारत पर भी अलग तरीके से पड़ सकता है। ये स्थितियां कैसे बनती है, क्या आगे होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। भारत को कई तरह से सावधानी बरतनी जरूरी होगी। आपके कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। खूब खूब।